भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहाड़ी में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज होली है। होली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को सपरिवार हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछले हमारे जितने भी वीडियो थे उत्तराखंड से संबंधित, इनका फोकस भारत की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और भारत तथा यहाँ के समाज को, राज्य के समाज को जिहाद से बचाने पर फोकस था। आज फिर वही विषय सामने आया है। जिस प्रकार से देश में घटनाक्रम चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे भारत का हर राज्य, हर जिला, हर परिवार प्रभावित होता है। अब क्या है कि कल की घटना है, आईएसआईएस ने धमकी दी है कि मॉस्को के बाद हम भारत के धार्मिक स्थलों को निशाने पर लाएंगे। इसकी तैयारी आईएसआईएस, जिसको कि खुराक मिलती है पाकिस्तान से, जिसको खुराक मिलती है कई आतंकी देशों से, तो यह सब दुनिया भर में गड़बड़ करता रहता है। किसी से बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तान से जो है ओसामा मिला था, या जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वे आतंकवादी पाए गए, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। या जो है, मैं ये नहीं बोलूँ कि भारत के कुछ नेताओं का नाम नहीं लूँगा, राजनीतिकों का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना ने बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक की वह नकली है, असली नहीं है, नकली है। भारतीय सेना की जो शौर्य गाथा पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। उन्होंने इस तरह के भाषण दिए कि जिससे कि देश को नुकसान पहुंचा, क्षति पहुंची, और हमारी जो सेना का मनोबल है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हाल में क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था, जो कंसोलिडेटेड जो फंड से इमामों और मुअज्जिमों को वेतन देने का, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा। और धर्म गुरुओं को किस प्रकार से यह वेतन मिलता था, किस आधार पर मिलता था, लेकिन एक ही धर्म के धर्म गुरुओं को यह वेतन मिलता था, बाकियों को नहीं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके प्रभाव क्या हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर पड़ेंगे, या जो है आईएसआईएस ने जो धमकियां दी हैं कि मॉस्को के बाद हम अब भारत के धार्मिक स्थानों पर भी आक्रमण करेंगे, उसकी भूमिका उन्होंने पक्की कर दी है। पूरी बातें विस्तार से बताऊंगा ताकि आप सतर्क रहें, होशियार रहें, सजग रहें, देश और अपने परिवार की रक्षा करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक यह संदेश इसलिए भेज रहा हूं ताकि उत्तराखंड के लोग वोटिंग करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के चुनाव से, या देश के लोग वोटिंग करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उसी तरह से आने वाले जो स्थानीय चुनाव उत्तराखंड में आने वाले हैं उनके भी मैं समीक्षा करूंगा कि किस प्रकार से स्थानीय चुनाव के लिए फंडिंग हो रही है आतंकवादी समूहों से। अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि सारे का ध्यान किस तरफ लगा है, चुनाव की तरफ। और वो चुनावों का ध्यान लगने के कारण अब सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। उनको पता है हमने लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला है, 400 पार तो मोदी जी करेंगे ही, पर लेकिन जो स्थानीय चुनाव में उत्तराखंड में सेंध लगा करके यहाँ पर आईएसआईएस के जो ठिकाने मजबूत करने के लिए विषय को आगे बढ़ाया जाना है, जा रहा है, और उसकी तैयारियां चल पड़ी हैं। जो स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव जो भी होते हैं नगर पंचायत इदारे के वार्ड मेंबरों के, उनके लिए पैसे आने शुरू हो गए हैं हवाला के माध्यम से।
हाल में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इमामों की और मौज़ूमों की वेतन को क्यों दिया जा रहा है और साथ साथ जो अन्य धर्म के हैं, चाहे ग्रंथी या पंडित हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। 18,000 इमामों को, 14,000 मौज़ूमों को, 18,000 इमाम और 14,000 मौज़ूमों को एक बड़ी रकम दिल्ली सरकार बांट रही थी। इसमें कोर्ट, दिल्ली कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली कोर्ट का है ये। और फाइनेंशियल विभाग को भी इसके लिए, दिल्ली विभाग के वित्त मंत्रालय को भी इसमें कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली में 185 रजिस्टर्ड मस्जिदों के 255 इमामों और जो उसके मौज़ूमों आदि को इसका लाभ ले रहे थे और बता रहे हैं कि 110 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एक्स्ट्रा दिए वक्फ बोर्ड को, वो अलग बात है। यह आर्टिकल जो भारत का संविधान है 14, 15, 27, 266, 282 का एकदम उल्लंघन करता है। जो इन्होंने हरकत की है जो पैसा बांटने की, तो ये इसकी करता है कि भाई आप पढ़ लो संविधान के, जो जानकार हैं लोग उनको सब पता है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड 2014 में समकालीन सरकार एक लाई थी, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है कि यहाँ पर एक बोर्ड है, जो बोर्ड है मदरसा बोर्ड, उसको मान्यता दी गई और उसको अल्पसंख्यक आयोग के नीचे उसको रखा गया। मतलब शिक्षा विभाग के अंडर होना था, पर लेकिन अल्पसंख्यक आयोग है उसके अंडर में रखा गया। और वो मदरसा उत्तर प्रदेश का जो है न्यायालय ने, भारत की न्यायपालिका ने उसको भी रद्द कर दिया। ये जो मदरसा बोर्ड है अवैध है और इसमें जो है पढ़ने वाले जितने भी हैं अपना अल्टरनेटिव ढूंढ लो, क्योंकि इसकी मान्यता ख़त्म हो गई है। तो ये प्रहार है उन पर जो कि तुष्टीकरण की नीति करते आए हैं। अब ये हो सकता है कोई नेता अच्छा वक्ता हो जो इस प्रकार के पार्टियों से संबंध रखता है, अच्छा वक्ता हो। उत्तराखंड में भी यहाँ पर जो है हो सकता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेटों से अच्छा विपक्ष का कैंडिडेट हो, अच्छा वक्ता है, बोल सकता है मैं ये करूँगा, वादे कर सकता, पर लेकिन उस पार्टी की विचारधारा पर आप जाइए। वो क्या करती है कि वो बोलती है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, वो पार्टी बोलती है कि वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक नकली था, वो बोलती है कि हम सीए को फिर कैंसिल करेंगे, ये नहीं चलेगा, यूसीसी को कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडर तो अच्छा लच्छेदार भाषण देता है, पर लेकिन पार्टी की नीतियाँ गलत हैं। और वो जो नीतियाँ जो है जब वो प्रभावी होंगी तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये भारत के बहुसंख्यकों को सोचना पड़ेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा। और ये जो सेकुलर, हम नहीं बोल रहे कि हम किसी धर्म के मजहब के खिलाफ नहीं है, पर लेकिन जो आने वाला समय में भारत को सीरिया और यमन बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, इसके पीछे अंधाधुंध पैसे फेंका जा रहा है। रूस ने क्या किया, पाकिस्तानियों को वहाँ पर वीज़ा दिया, वहाँ पर काम दिया। अब आज स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो है मॉस्को में एक सेंटर में अटैक कर दिया और बहुत सारे लोगों की लाशों के ढेर लगे, वहाँ पे बच्चे मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए। और यूक्रेन ने बोल दिया कि भाई हमारी तरफ से यहाँ इस प्रकार का कोई नहीं है, हमारा किसी भी प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर लेकिन पाकिस्तान की तरफ अंगुली उठ रही है, क्योंकि आतंकवाद की अम्मा सिर्फ पाकिस्तान है, जो कि आतंकवादियों को जन्म देती है। और उसके स्लीपर सेल भारत में है, उन स्लीपर सेलों को चलाने के लिए उसका यहाँ पर जो है डीएनए मौजूद है भारत में जगह जगह। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या ने घेर कर रखा हुआ है।
उसने अपने बंदे खड़े कर दिए, गजवा हिंदी के सिपाही खड़े कर दिए हैं। आईएस उनका इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर बम फाड़ेगा, वॉयलेंस करेगा। उत्तराखंड का हरिद्वार तो बिल्कुल खतरे में है, चारों तरफ से रोहिंग्या बांग्लादेशियों से घिरा हुआ है, और यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। अब आ रहे हैं स्थानीय चुनाव, ये लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा कि जो विपक्ष, जो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं या आम आदमी पार्टी या दूसरी जो वामपंथी सोच की पार्टियां हैं, उनको लाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया जाएगा। और जब उनके जनप्रति वार्ड मेंबर हों या नगर पंचायत के अध्यक्ष हों उस पार्टी के बनेंगे, तो वे बसाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, क्योंकि पार्टी का वही नियम है। तो उत्तराखंड की जनता को सोचना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, टनकपुर या सितारगंज या जितने भी शहर हैं उत्तराखंड के 20 शहर हैं, वहाँ पर कैसे बस गए, अल्मोड़ा में कैसे बस गए, और इतनी तेज़ी से कैसे बढ़े। यहाँ पर इनका जो है इतना हल्द्वानी जैसे दंगा करने की हिम्मत कैसे आ गई, पुरोला में जैसे अपराध करने की हिम्मत कैसे आ गई, धारचूला में कैसे इनकी हिम्मत आ गई, कैसे मदरसे पनप रहे हैं बॉर्डर पर नेपाल और भारत के। तो या अन्य जो हरकतें आप देख रहे हो तो सब आपके सामने हैं। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसी पार्टियों को वोट देते हो तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्र की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो उत्तराखंड के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक नगर हैं, उन पर जो है व्यापार के बहाने जिहादी बैठ चुके हैं। कोई बाल बनाने सैलून के बहाने, जिन्होंने बदायूं में 2 बच्चों का गला काट दिया था, मार दिया था उनको, उस टाइप के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मीट काटने वाले, व्यापार जिहादी, फेरी वाले, कबाड़ वाले, ये बैठ चुके हैं उत्तराखंड में। कोई देरी नहीं यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें होने में, होगी। आप देख लेना, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, ऐसी हरकतें होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर पहले इस तरह से बसाया गया, फिर उनके पास हथियार दे गए, अपराध कराए गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशा इत्यादि जितने भी गलत रास्ते हैं सब अपनाए गए। ऐसा हुआ सरकारें हाथ में हाथ रख करके बैठ गई। तो अब जो है, अगर सरकार अगर केंद्र में सही है, इस पर नज़र रखती है, इस पर संज्ञान लेती है, तो उसका आप लोगों को, पूरे देश के लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुसंख्यक इसका फ़ायदा उठाए, इसका अल्पसंख्यक भी कई इनसे परेशान में हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि उत्तराखंड के जो गढ़वाली, कुमानी, जौनसारी जो भी यहाँ के मुस्लिम हैं, वो परेशान है बाहरी जो धर्म प्रचारकों से। अंधविश्वास को लेकर के इन्होंने जिहाद छेड़ रखा है, लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं कि तुम्हारा ये काम सीधा हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मंत्र फूकने से सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के धर्म प्रचारक यहाँ आ चुके हैं बाहर से। एक दूसरी बात, जो रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथीकरण के जो तकरीरें दी जाती है, ऐसे धर्म प्रचारक मौलवियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर उनकी रिपोर्टिंग जाती है, रिपोर्टिंग ही जाती है, उन पर एक्शन भी होना है भाई। अतिक्रमण बात ठीक है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में धामी साहब ने बिल्कुल एकदम बेखौफ स्टेप लिया, मज़ारों को उखाड़ा और जो अतिक्रमण को रोका, इन जिहादियों को ठोका, इस प्रकार के कदम ऊंट के मुंह में जीरा है। फिलहाल युद्ध स्तर पर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड सरकार को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। यह बात नोट कर लो आप, क्योंकि आईएस की जो धमकी मिली है मॉस्को से भारत के लिए कि यहाँ के धार्मिक स्थलों, अब राम मंदिर अयोध्या भी हो सकता है, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5 प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पर खून खराबा करेंगे। और इन्होंने अपने सिपाही बिठा दिए वहाँ पे, गजवाड़ हिंदी के सिपाही बैठ चुके हैं। इनको एक इस प्रकार रेडिकलाइजेशन, जिस प्रकार से धार्मिक प्रचारक यहाँ भेजे जा रहे हैं अंधाधुंध बहुत बड़ी संख्या में, इन पर प्रतिबंध लगाए भाई उत्तराखंड सरकार।
तुरंत प्रतिबंध लगाए। हमें धर्म प्रचारक नहीं चाहिए यहाँ पे। स्थानीय मुसलमान ही काफ़ी है हमारे लिए धर्म प्रचारक, या स्थानीय ईसाई काफ़ी हैं यहाँ के धर्म प्रचारक। बाहर के धर्म प्रचारक नहीं चाहिए। जॉर्ज सोरस या चीन के एजेंट हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, या आईएसआई के एजेंट हों या आईएसआई के एजेंट हों, यहाँ नहीं चाहिए। स्लीपर सेल नहीं चाहिए। ये आने वाले समय में यहाँ पर वायलेंस करेंगे। तो उत्तराखंड के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इन तथ्यों को ध्यान में रख करके लोकसभा चुनाव में वोटिंग तो करेंगे। तो करेंगे आप, हो सकता है, मैं बताया ना, आपके पास हो सकता है अच्छा प्रवक्ता हो, कैंडिडेट बहुत अच्छे लच्छेदार भाषण करता हो और बातें पर, लेकिन उसकी पार्टी की नीतियां तो वही है ना। तो नीतियों के आधार पर वोट करें इस बार। कैंडिडेट को दे कर वोट न करें, क्योंकि कैंडिडेट आजकल बिल्कुल नौकर बना दिया है। मोदी सरकार ने गलत काम करेगा तो कूड़े में फेंक देते हैं उसको। गलत काम मोदी सरकार नहीं करने देती है सेंटर से। इसलिए जो अगर साधारण जनप्रतिनिधि है उसको वोट करो, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की सोच रखता है। और कितना भी चटक अच्छा लच्छेदार भाषण करने वाला, बहुत ही अपने को कट्टर ईमानदार बताने वाला कोई भी हो, और उसकी नीतियां आप देखो तो उस नीतियों को देकर, क्योंकि वो अपनी औकात दिखाएगा, वो अपनी नीतियों पर चलेगा, सेकुलर की बात करेगा, धारा 370 को वापस लाने की बात करेगा, और करेगा भी प्रैक्टिकल में। तो इस चीज़ को देखते हुए इनकी जड़ें मजबूत मत होने दो। और यहाँ तक कि जो अभी जो स्थानीय चुनाव आएंगे उन पर भी आप लोग उत्तराखंड के ध्यान रखें, क्योंकि स्थानीय चुनाव आने के बाद क्या होता है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इन छोटे छोटे व्यापारियों को बिठाता, यहाँ पर जिहातों को बिठाता, पैसा लेता उनसे, पैसा लेके इनको बिठाते, इनकी नागरिकता देता, इनको चंदे मिलते हैं, इनके जितने प्रोग्राम चलते हैं इन्हीं के दम पर चलते हैं। उत्तराखंड में अगर आप उत्तराखंड की जनता इस बात को नहीं समझती है तो समझे और एक दूसरे को बताए कि ये सब हो रहा है, इसलिए तुम्हारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। झंडा लेकर के वामपंथी घूम रहे हैं, हाय हाय मर गए लुट गए, हमारे यहाँ जो है भू कानून बनाओ। भू कानून बनेगा, फायदे में रहेगा, पर लेकिन वामपंथ की सोच को उससे निकालो। भू कानून ठीक है, हम एग्री करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, पर लेकिन उसमें जो वामपंथ और जो जुड़ा हुआ है और ये उस आधार पर सत्ता में आकर के फिर जिहादियों को बसाना चाहते हो, तो तुम तो बदमाशी कर रहे हो। उस आदमी की तरह बात कर रहे हो जो कि कई जो है जेल में है अभी, और उनके जो चिट्ठे खुल रहे हैं अभी, जो कि सिर्फ इससे नहीं है कि उन्होंने घोटाले किए है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इनकी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ, आईबी, एनआईए, इनके द्वारा होनी चाहिए। इनका नर्को टेस्ट होना चाहिए, और नर्को टेस्ट में इन्होंने क्या क्या बोला जनता को सुनाई देना चाहिए टीवी पर कि ये बोला इसने, ये सच सच उगला इसने। ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक खेल है, और इसकी जड़ें आज से नहीं 2014 से पहले जड़नी शुरू हो गई थी। क्यों? जब राजनीति होती है ना तो उनको पता था कि मोदी आने वाला है, और उनको ये भी पता है कि आने वाला समय सन 47 तक प्रोग्राम फिक्स्ड है। अब इसको कैसे उखाड़ा जाए, इन जड़ों को, राष्ट्रवाद को किस प्रकार से कमज़ोर किया। इनके पास बहुत पैसे ने बहुत कमाए हैं, इन्होंने बहुत कमाए हैं। बताया ना, एक राजमाता के पास यहाँ एलिजाबेथ से ज़्यादा पैसे थे। उन्होंने एनालाइज किया था कि ये सबसे धनाढ़ कैसे बन गए। भाई तुम कैसे बन गए इतनी जल्दी धनाढ़? तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में दे करके आप वोटिंग करिए। अगर आपको जिहाद मुक्त उत्तराखंड चाहिए, जिहाद मुक्त जो यहाँ के धार्मिक नगरिया चाहिए, तो आप इन भारत विरोधी तत्वों को बिल्कुल वोट न करें, बिल्कुल वोट न करें, बिल्कुल वोट न करें। ऐसी पार्टी को वोट करें जो कि राष्ट्रवाद की सोच रखती हो, अच्छी सोच रखती हो, कानून बदली करने की सोच रखती हो। आने वाले समय में भारत में ये जो उल्टे सीधे कानून हैं इनको तोड़ फोड़ करके अलग करने की कोशिश, साफ सुथरा भारत बनाने की कोशिश करती हो, ऐसी पार्टी को वोट करें। अगर वो भी गलत काम करेंगे तो जनता उनको भी आउट करेगी, लेकिन वे सही काम करें तो उनको करने दो भाई, उनको आने दो, इनको बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल सफाई कर दो इस बार। चाहे वो स्थानीय वो हों
चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्र स्तर के चुनाव हो या राज्य स्तर के चुनाव हो, इनकी सफाई करना, तभी तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा अस्तित्व तभी कायम रहेगा और तभी तुम इन राक्षसों से बच पाओगे। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और मत भूलें कि यहाँ पर कोई प्रवक्ता नहीं हूँ मैं किसी पार्टी का, लेकिन राष्ट्रवाद की सोच लेकर आप तक आया हूँ। तब तक है, नमस्कार, धन्यवाद।